हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही टक्कर की बात करने लगे हैं, वो ये है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम पीओके बहुत जल्द वापस ले लेंगे, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को हम क्रॉस कर जाएंगे। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फिक्र करने वाली बात है। लेकिन इस पर सबसे पहले वर्ल्ड फेयर की ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद चर्चा करेंगे। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया तैयार है लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के लिए ताकि हम पीओके वापस ले पाए। नाउ ये स्टेटमेंट रैंडमली नहीं दी गई। 26 जुलाई रिसेंटली आपको पता होगा बीता है। 26 जुलाई को पूरे देश ने ऑब्जर्व किया कारगिल विजय दिवस। 24th एनिवर्सरी थी भारत की एक हिस्टोरिक विक्ट्री की। हमने पाकिस्तान को हराया, कारगिल हाइट्स वापस अपने अंडर ली। और इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि फ्यूचर में एलओसी क्रॉस करने की अगर नीड आन पड़ी तो इंडिया अपने ऑनर के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस भी करेगा। साथ ही साथ भारत के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि यूक्रेन से हमें बहुत कुछ सीखना होगा। जिस तरीके से यूक्रेन के सिविलियंस ने, आम नागरिकों ने अपनी मिलिट्री की हेल्प करी है, अपनी मिलिट्री को सपोर्ट किया है, ये एक लेसन है इंडिया के लिए भी कि लोगों को भी इसी तरीके से आर्मी को सपोर्ट करना होगा जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की बारी आएगी। नाउ ये जो टॉपिक है ना, इस पर हम जरा फोकस करेंगे कि लोग किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया में भी करंट सिस्टम क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने कहा है कि हमें भी ब्रिक्स बैंक का पार्ट बनाइए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अल्जीरिया, जापान, यूक्रेन या फिर पोलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो ये है कंप्लीट स्टेटमेंट भारत के रक्षा मंत्री की। इन्होंने ये कहा कि एक जंग सिर्फ दो सेनाओं के बीच में नहीं होती, दो नेशंस के बीच में होती है। बात सही है, मिलिट्री तो फ्रंट लाइन पे होगी, मगर मिलिट्री को जो सप्लाईज हैं, जो उनको एम्यूनेशन चाहिए, जो वेपन चाहिए, वो सब रेगुलरली प्रोवाइड करने के लिए उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि लगातार आर्मी को वेपन सप्लाईज मिलती रहे। मगर यहाँ पे इन्होंने ये भी ऐड किया है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है, शांति प्रिय देश है। हमने 26 जुलाई 1999 को कारगिल वॉर जीतने के बाद पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे, जो मिलिटेंट्स इनके चढ़ गए थे कारगिल हाइट्स पर, उनको खदेड़ने के बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको क्रॉस करके हमने पीओके में एंट्री नहीं करी। ये जो उस वक्त निर्णय था इंडिया का, बहुत मुश्किल में लिया गया, क्योंकि देखिए उस वक्त इंडिया का स्टैचर इंटरनेशनली इतना बड़ा नहीं था, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं थी। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ना हम अग्रेसर दिखे कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर दी है। तो इसलिए इवन दो इंडियन एयरफोर्स तैयार थी, इंडियन मिलिट्री तैयार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिसाइड ये किया कि आईएएफ लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेगी। नाउ ये मैं आपको बता दूं, नाउ इससे ना इंडियन मिलिट्री पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा। दबाव प्राइमरली ये पड़ा कि जो हमारे पास ऑप्शंस थी कि ठीक है, अगर मान लो पाकिस्तान ने कुछ हाइट्स कब्जा ली है तो हम दूसरा फ्रंट यहां से खोल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री डाइवर्ट करनी पड़े। ये ऑप्शन हमारे सामने थी ही नहीं, ये टेबल से रिमूव कर दिया गया। सीधा डायरेक्टली हमें बहुत सारी हाइट्स कैप्चर करनी पड़ी और इसी प्रोसेस में हमारे बहुत सारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स ने देश के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया, वीर गति को वो प्राप्त हो गए। तो इंडिया का जो डिसीजन था ना 1999 में, उसको लेकर आज के समय भारत के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि उस निर्णय से कंफ्यूज मत हो जाना। वो हमारी जेनोसिटी थी कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करी, मगर कल को अगर जरूरत आन पड़ती है तो बिल्कुल हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे। और आगे उन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी है। ये बात मैं नोटिस कर रहा हूं कि हमारे रक्षा मंत्री ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने रिपीट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा कि जब भी वॉर होती है पब्लिक ज्यादातर इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है आर्मी को, कि मोटिवेशनल उनके लिए बातें करी, अपने टैक्सेस से उनको सपोर्ट किया, मगर डायरेक्ट सपोर्ट सिविलियंस की मिलती नहीं है मिलिट्री को। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि जब एलओसी को क्रॉस करने की बारी आएगी, पीओके को वापस कैप्चर करने की बारी आएगी, उस वक्त सिविलियन पार्टिसिपेशन का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होगा। इन्होंने स्पेसिफिकली यहां पे एग्जांपल दिया है यूक्रेन का। क्या आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखो, अपने आप में मिराकल है। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 30 लाख के आसपास, रशिया की आबादी 14 करोड़ के आसपास, रशिया का एक प्रॉपर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तब भी रशिया ज्यादा यूक्रेन की धरती नहीं कब्जा पाया। ये जो नक्शा है ना, ये 500 दिन से भी जरा बीत गए इस वॉर को, अभी तक ना ये नक्शा हिलने का नाम नहीं लेता। और अगर यहाँ पे आपका एक लॉजिक ये है कि जी यूक्रेन को तो सपोर्ट है यूएसए का, यूएसए ने वेपन्स दे दिए इनको, देखो
यूएस ने ना वेपन्स अफगानिस्तान की जो आर्मी थी उनको भी दिए थे, मगर क्या वो तालिबान से लड़े? नहीं। जैसे यूएसए ने टेक ऑफ किया, अगले ही दिन हमने देखा कि तालिबान काबुल में पहुंच गया और काबुल बिल्कुल फॉल कर चुका था। बड़ी आराम से यूएस ट्रेन जो मिलिट्री थी अफगानिस्तान की, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो इसके कंपैरिजन में सोच कर देखो, यूक्रेन के सामने कई गुना बड़ा देश था, तब भी इन्होंने ना बेसिकली अपने सिविलियंस के दम पर रशिया को रोक के रखा है। ये बात कोई सीक्रेट नहीं है। यूक्रेन की जो मिलिट्री के सोल्जर्स हैं, जो इन्होंने इनिशियली अपनी मिलिट्री बनाई थी, उनमें से कई लोग मर चुके हैं। ज़्यादातर आज के समय जो इनका फ्रंट संभाल के रखा है ना, वो इनके वॉलंटियर्स ने संभाल के रखा है। बाकी कई और कंट्री के भी वॉलंटियर्स हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, मगर प्राइमरली यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं, जिन्हें अपने कॉलेज टाइम में, अपने यंग टाइम में यूक्रेन की सरकार द्वारा मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी, वो लोग आज के समय यूक्रेन की बॉर्डर संभाल रहे हैं। तो यूक्रेन का जो एग्जाम्पल है ना, ये दुनिया भर में आज के समय पॉपुलर हो चुका है। और मेरा मानना यही है, अंत में ना फ्यूचर में आप देखोगे जो वॉर्स होगी, वहां पर देश में कितने देशभक्त लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, वो खुद जो वॉलंटियर करते हैं, देश के लिए लड़ने आते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि देश वॉर जीतेगा या देश वॉर हारेगा। ना इंडिया के केस में ना देखो, राजनाथ सिंह जी ने ये बात कह तो दी, मगर सरकार को भी ना कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा। क्योंकि अभी के लिए अगर हम बात करें, दुनिया में अगर हम देखें कौन कौन से देश हैं जहां पे मैंडेटोरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी ही, मतलब कि कॉलेज में आप गए, कॉलेज ईयर्स के आसपास रफली आप कह लीजिए 16 से लेकर 22-24 की एज में, कॉलेज के बाद, कॉलेज से पहले, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, मगर इस एज के आसपास ना वो हर फिजिकली एबल्ड व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग दे ही देते हैं। और यह सिस्टम जिन कंट्रीज ने अपना रखा है, इनकी लिस्ट आपके सामने है। साउथ कोरिया भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको याद होगा, इनका एक बैंड है BTS, उनके कई मेंबर्स को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आपको स्वीडन, ईरान, टर्की, रशिया तो ऑब्वियसली दिखेगा ही, यूक्रेन भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यूक्रेन के पास ये सिस्टम था, तभी इन लोगों ने अपने बहुत सारे सिविलियंस को कन्वर्ट कर दिया इनटू सोल्जर्स, क्योंकि उन लोगों को ना अपनी जिंदगी में 2-3 साल एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। बंदूक कैसे चलाते हैं, फॉर्मेशंस में किस तरीके से आपको रहना है, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं आपको, तो ये सब बातें उनके दिमाग में जा चुकी थी। नाउ अब आप इमेजिन कर सकते हैं, किसी आदमी ने जब जिंदगी में गन ही नहीं पकड़ी, उसको अचानक से आप अगर वॉर फ्रंट पे भेज दोगे, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उसके इमोशंस, जज्बात तो बहुत होंगे कि मैं देश की सेवा करूं, मगर उसके पास ट्रेनिंग नहीं होगी। तो अगर हमें भी यूक्रेन से सीखना है ये कि कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम POK को कब्जाने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम चाइना भी अरुणाचल प्रदेश के पास कुछ करता है, पाकिस्तान भी और फ्रंट ओपन करने की कोशिश करता है, अचानक से हमारी मिलिट्री स्ट्रेच हो जाती है, हमें सिविलियन वॉलंटियर की आवश्यकता पड़ती है, तो ट्रेनिंग उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में आप देखोगे ओवर द इयर्स इस पर बहुत आवाजें उठी हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करो यूथ के लिए। अब इसको लेकर भी कई आइडियाज हैं। बात देखो घूम फिर के यही आती है, इंडिया में फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, तो लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट जॉब्स में लोग लग चुके हैं, चाहे स्टेट में, सेंटर में, जो सरकारी नौकरियों पे लोग लग चुके हैं, उनकी तो मिलिट्री सर्विस आप कराओ ही। तो इसको लेकर देखिए बहुत सारे ओपिनियन है, बट इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर POK कब्जाना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिविलियंस का उसमें क्रिटिकल रोल होने वाला है। एक बार को आप ये भी कह दो कि हम ये क्यों नहीं कर सकते कि झटके से POK कैप्चर कर ले, अचानक से ना हमारी आर्मी एक मतलब कुछ ही दिनों का फास्ट ऑपरेशन करे, पाकिस्तान को पुल बैक कर ले, कब्जा ले POK को, मान लो एक बार को वो भी हो गया ना, उसके बाद भी इनिशियल कुछ दिनों तक, तो मैं कहूँगा कुछ हफ्तों तक, POK को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑफ कोर्स कई जो उनके मिलिटेंट्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, फिर चाइना का भी इशू है, ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एटलीस्ट मैं कहूँगा 3-4 महीने तक तो ना देश के नागरिकों को भी अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करना होगा, तभी POK वापस कैप्चर हो पाएगा। ये एक आसान काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि पहली बात तो क्या इंडिया में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस क्राइटेरिया के हिसाब से चाहोगे कि ये ट्रेनिंग दी जाए, मतलब कि किन को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, किन को नहीं मिलनी चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। वर्ल्ड अफेयर ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक बात जो मैसेज में डिलीवर की थी, वो थी वॉलंटियर सपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने के नाते हम तो नहीं चाहते कि दोनों फौजें आपस में लड़ें, क्योंकि ये दो आर्मियों की जंग नहीं होती, ये दो कौमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती है। तो मैं तो नहीं चाहता, वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हम ये नहीं चाहते कि अब कभी भी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो।
लेकिन बात पूछी गई कि आपका क्या ओपिनियन है कि वॉलंटियर सपोर्ट किस तरह होनी चाहिए, किन के थ्रू होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो बात की गई कि जो गवर्नमेंट सर्विस में होती हैं, ठीक है, उन्हें आप बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। बात हो रही है ट्रेनिंग की। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी आप मिलिटेंट ट्रेनिंग देना चाहते हो तो आप उसे 9 माह की या 1 साल की जैसे होती है रेगुलरली यूनिफॉर्म सोल्जर्स की ट्रेनिंग 1 साल की होती है मेरे ख्याल में तकरीबन, या पता नहीं 9 माह। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दें। बेसिकली जो मेन जो बेसिक है वो ये थी कि अवेयरनेस दें कि उन्होंने किस तरह डिफेंड करना है। मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए, वेपन हैंडलिंग होनी चाहिए, वेपन को किस तरह चलाना है, एमिंग कैसे करनी है, और जिस तरह बताया गया ऑर्डर्स किस तरह लेने हैं, और फॉर्मेशन का कहा गया फॉर्मेशन में किस तरह रहना है। तो मतलब ये बेसिक चीज़ें उन्हें समझाने के लिए आप कॉलेज लेवल पे, मैं स्कूल लेवल की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कॉलेज लेवल पे, जिस तरह क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर कॉलेजेस में फ़िज़िकल ट्रेनिंग, फ़िज़िकल लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, फ़िज़िकल उस पर प्रैक्टिकल भी होता है फ़िज़िकल लेक्चर्स के साथ। तो एक्सरसाइज पे और दीगर फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ये स्टडी का हिस्सा है। लेकिन वहीं पर अगर आप इस नज़रिए से इसी फ़िज़िकल पीरियड को डिफेंस पीरियड बना दें कि एज अ नेशन, एक कौमी हैसियत से हमने अगर कभी मुल्क पे कोई मुसीबत आन पड़ती है तो किस तरह अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना है, ये सिलेबस में शामिल कर सकते हैं। मैं बल्कि ये एक बेहतरीन बात सामने आ गई कि इसे सिलेबस का हिस्सा बनाया जा सकता है कॉलेज लेवल पे। याद रखिए कॉलेज लेवल पे आप बच्चों के लेवल पे यानी स्कूल लेवल पे आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और मैं तो कहता हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, फिर मैं वही बात करूँगा, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में जो कॉलेज लेवल पे ये स्टडी का हिस्सा होना चाहिए कि हम कैसे अपने मुल्क को डिफेंस कर सकते हैं, अपनी आर्मी को सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी जंग की हालत में, या कैसे हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। वेपन हैंडलिंग के हवाले से थोड़ा बहुत शऊर होना चाहिए, छोटा मोटा वेपन किस तरह चलाना है, क्या करना है, और ऑफिशियल ऑर्डर्स क्या होते हैं। मतलब ये ट्रेनिंग आप बेसिक जो कॉलेज है उसमें दे सकते हैं, ये एक बेहतरीन तरीका है। उसके बाद जो तादाद की बात की गई, इंडियन आर्मी तो वैसे भी दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी है और मेरे ख्याल में वॉलंटियर्स की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह कहा गया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग कराई जाए जिससे वक्त ज़रूरत उन्हें आर्मी के अंदर जम करके या आर्मी की सपोर्ट में ड्यूटी पे लगाया जा सकता है। तो ये भी आइडिया बहुत अच्छा था इसमें। तो ये मतलब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का इस तरह का बयान देना, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मतलब अब 1999 में जिस तरह कारगिल का वाक़या बयान किया गया, कारगिल में जो है उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल का क्रॉस नहीं की गई, तो उस वक्त इंडिया की जो इकॉनमी की जो पोजीशन थी वर्ल्ड में, जो इमेज थी इंडिया की, उस लेवल पे नहीं थी कि इंडिया एक अग्रेसिव कंट्री बनकर सामने आए। तो उस बात को भी नॉमिनेट किया गया है। और आज अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या किसी भी मुल्क के साथ जंग करता है तो इंडिया इंडिपेंडेंट है, हर लिहाज से ताकतवर है। मतलब इकॉनमी में सबसे बड़ी ताकत तो इकॉनमी में आ जाती है। आज के दौर में याद रखिए जिस तरह न्यूक्लियर वेपन का होना बहुत ज़रूरी है, आपकी बेस्ट इकॉनमी आपका होना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इस वक्त बेस्ट इकॉनमी नहीं है, लेकिन इंडिया इस वक्त बेस्ट इकॉनमी है, ठीक है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी है पाकिस्तान के लिए। और क्योंकि हम तो जब मैंने ये देखा तो मैं थोड़ा परेशान भी हो गया कि यार देखो ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।